राय मैंसन में अश्वथ और उसके बॉडीगार्ड पहुंच गए थे। मिस्टर राय, जो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए कह रहे थे और अपने लोगों पर गुस्से में फ़ोन पर चिल्ला रहे थे, तभी उनके मैंसन का दरवाज़ा एक तेज़ आवाज़ के साथ खुला और उनका ध्यान उस तरफ गया। इतने सारे ब्लैक सूट पहने अश्वथ आर्यन के बॉडीगार्ड को देखकर वह हैरान रह गए और आंखें फाड़कर देखने लगे। उनकी नज़र सेल्वन और विक्टर पर पड़ी, जो काफ़ी सीरियस लग रहे थे और उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे काफ़ी ख़तरनाक थे। वैसे तो विक्टर गुस्से में भी मुस्कुराता रहता था, पर फिलहाल इस वक्त उसके चेहरे पर भी डार्क एक्सप्रेशन थे। तभी उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उन्होंने अश्वथ को देखा, जो बहुत भयानक लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी, जैसे उसकी आंखों में ज्वालामुखी फूट रहा हो। मिसेस राय भी हैरान होकर देखने लगे। अश्वथ आर्यन कभी भी उनके सामने भी नहीं आया था और सामने से कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। वह लोग सीधे अंदर आए। अश्वथ सिंगल सोफे पर बैठ गया, जबकि सेल्वन को उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। वह लोग सीधे अंदर आए। अश्वथ सिंगल सोफे पर बैठ गया, जबकि सेल्वन कुछ बॉडीगार्ड के साथ सहाना को खोजने के लिए चला गया। मिस्टर राय फ़ोन कॉल कट कर के बोले, मिस्टर आर्यन, आप अचानक यहाँ? आप कभी तो ऐसे। अश्वथ उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारी बेटी कहाँ है? ये सुनकर मिस्टर राय और मिसेस राय दोनों हैरान होकर अश्वथ को देखने लगे। अश्वथ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उन्हें इतना तो समझ आ गया कि अश्वथ आर्यन अपने राक्षस अवतार में है और शायद उनकी बेटी ही इसकी वजह है। मिस्टर राय बोले, मेरी बेटी से कोई गलती हुई है क्या सर? वो बच्ची है, अगर गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अश्वथ ने यह सुनकर अपनी आंखें छोटी कर ली और गुस्से में बोला, क्यों? 4 साल की बच्ची है? यह सुनकर मिस्टर राय की बोलती बंद हो गई। विक्टर तंज कसते हुए बोला, लगता है आपकी बेटी दूध पीती बच्ची है, जिससे अनजाने में गलती हुई। तो योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर राय, आपकी बेटी ना बच्ची है ना ही नादान है। सी इज़ ब्लडी बिच। और आपकी इस नादान बच्ची ने सीधे हमारी लेडी बॉस मिसेस अश्वथ आर्यन को जान से मारने की कोशिश की है। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस राय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मिसेस राय अपनी आंखें में डर लिए मिस्टर राय के देखने लगी, क्योंकि अब उनकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि उनकी बेटी ने सीधे अश्वथ आर्यन की वाइफ को जान से मारने की कोशिश की थी। उन्हें अच्छे से पता था अश्वथ का रुतबा किसी ऐसे गहरे इंसान का नहीं था। उसका नाम ही काफ़ी था पूरे शहर को डराने के लिए। अश्वथ के नाम से अंडरवर्ल्ड के लोग भी डरते थे। वह भूल कर भी अश्वथ या फिर उनके लोगों को भी किसी भी तरह से नाराज़ करने की हिम्मत नहीं करते थे। यहाँ तो उनकी बेवकूफ़ बेटी ने उनकी लेडी बॉस को ही जान से मारने की कोशिश की थी। मिस्टर आर्यन के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। वो कुछ नहीं कर सकते थे, बस अपनी बेटी को सज़ा भुगतते हुए देख सकते थे। तभी उन्हें सहाना के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। सेल्वन नीचे आ गया, जबकि बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था और उसे लेकर आ रहे थे। सहाना अपने हाथ पैर मारते हुए चिल्ला रही थी। वो बोली, छोड़ो मुझे, तुम लोगों को पता नहीं है मैं सहाना राय हूँ। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उन बॉडीगार्ड ने उसे कोई अटेंशन नहीं दिया और उसे सीधे जाकर अश्वथ के पैरों के पास पटक दिया। सहाना दर्द से तड़प उठी और ज़ोर से चिल्लाए, यू ऑल बास्टर्ड, यू ऑल हैव द क्रोज टू डू दिस टू मी। उसने इतना कहा था कि तभी उसे अश्वथ की सर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, स्टे इन योर पोजिशन एंड कंट्रोल योर थॉट। उसकी आवाज़ सुनकर उसे खुद प्रेशर फील होने लगा। उसकी आवाज़ हलक में अटक गई और उसने डरते हुए अपना सिर उठाकर देखा। उसके ऊपर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उसके सामने इस शहर का किंग, और जिसे लोग डेविल या फिर राक्षस के नाम से जानते थे, मौत का देवता अश्वथ आर्यन बैठा था और वह उसके पैरों पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें डर से फैल गई। अश्वथ उसे जिस नज़रों से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह
उसके छोटे छोटे टुकड़े करना चाहता हो। सहाना डर के मारे सांस लेना ही भूल गई थी। मिस्टर एंड मिसेस राय का भी डर से बुरा हाल था। तभी लिविंग रूम में चटाचक की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। सबने देखा सहाना का एक गाल लाल हो गया था और उसके गाल पर अस्वद के उंगलियों के निशान फोटोग्राफी मशीन की फ़ोटोकॉपी की तरह छप गए थे। सहाना का गाल एक तरफ झुक गया था। तमाचा इतने ज़ोर का था कि लगभग सहाना अपने होश खोने वाली थी। मिस्टर एंड मिसेस राय की लगभग जान ही निकल आई। तभी उन्हें कुछ लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। सबने दरवाजे की तरफ देखा। अस्वद के बाकी बॉडीगार्ड्स नेत्रा, प्रिया, श्रेया और ऋतुजा को लेकर आए थे और उनके पीछे पीछे उनके पेरेंट्स भी आ गए थे। बॉडीगार्ड्स ने उन पर कोई रहम नहीं किया था। उन चारों लड़कियों के गालों पर थप्पड़ मारने के निशान थे। उन चारों के गाल सूज गए थे। बॉडीगार्ड्स ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उन्हें अस्वद के सामने पटक दिया। वह चारों दर्द से तड़पने लगी। सहाना ने उन चारों को देखा। वह अंदर तक कांप गई। अभी तो उसे सिर्फ एक ही थप्पड़ पड़ा था और उसके होश ठिकाने आ गए थे, जबकि उन चारों के गालों को देखकर लगा था जैसे उन पर लगातार थप्पड़ बरसाया गया हो। उन चारों ने नजरें उठाकर सोफे पर बैठे अस्वद को देखा। उनके ऊपर गाज गिर गई। वो चारों डर से कांपने लगी। नेत्रा के डैड मिस्टर सोनी बोले, मिस्टर आर्यन, आप एक जेंटलमैन होकर लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपके लोगों ने कोई रीज़न भी नहीं बताया और हमारी बच्चियों को ज़बरदस्ती ले आए और हाथ भी उठाया। अस्वद ने उन्हें आंखों के कोनों से देखा। उसकी ऐसी डरावनी नज़र देखकर मिस्टर सोनी 2 कदम पीछे हट गए। प्रिया की मॉम मिसेस नाथन बोली, मिस्टर आर्यन, आप बताएंगे कि क्या हुआ है? आपके बॉडीगार्ड्स ने हमारी बच्चियों को कैसे, देखिए कैसे किस तरह से थप्पड़ मारा है, जैसे तो वो जानवर हो। आप अपने पावर का ऐसे यूज़ कर रहे हैं। आप एक जेंटलमैन हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मिस्टर देवराज, जो श्रेया के डैड थे, वो बोले, एग्जैक्टली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी बच्चियां आप ही की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए। अस्वद ने अपनी लाल आंखों से सबको घूरा, फिर बोला, सेल्वन, ज़रा इन्हें दिखाना इन्होंने क्या किया है। सेल्वन ने अपना फ़ोन ऑन किया और उन सबके फ़ोन पर वीडियो सेंड करते हुए बोला, देख लीजिए आपकी बच्चियों ने क्या किया है। सबने जल्दी से अपना फ़ोन ऑन किया और सेल्वन के भेजे वीडियो को देखने लगे। जैसे जैसे वो वीडियो देख रहे थे उनके चेहरे के रंग उड़ रहे थे। विक्टर बोला, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि एक लड़की के लिए बॉस ये सब क्यों कर रहे हैं। आपकी बच्चियों ने जिस लड़की को सीढ़ियों से धक्का दिया है, जानते भी है वो लड़की कौन है? वह हमारी लेडी बॉस हैं, मिसेस तिया अस्वद आर्यन। जब सबने ये सुना, उनके ऊपर तो बिजली का खंभा ही गिर गया था। पूरे लिविंग एरिया में शांति छाई हुई थी। सहाना और उसकी तितलियां ये सुनकर कांप गई। कहाँ वह समझ रही थी कि तिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हें क्या पता था कि वह तो सबसे पावरफुल इंसान की बीवी थी। अस्वद चिल्लाकर बोला, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तुम सबकी बिगड़ैल और बदतमीज़ बेटियों ने मेरी वाइफ को बुली करने की हिम्मत की है और मेरी वाइफ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। क्यों? मेरी वाइफ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सी इज़ न्यू एंड इनटेस्ट। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मेरा बच्चा कुछ महीने बाद इस दुनिया में आने वाला था। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ इस बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मेरी वाइफ ने अपने बच्चे के लिए बहुत से सपने सजा रखे थे। मेरे बच्चे को मारकर काफ़ी सॉरी कहने से मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब उसने ये कहा, 5 लड़कियाँ डर से कांपने लगी, क्योंकि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। वह लोग तो वह समझ रहे थे कि तिया अंश के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसने अंश को फंसा लिया है, जबकि सहाना को ये लगता था कि अंश और तिया एक दूसरे को पसंद करते हैं और तिया अंश के बच्चे की माँ बनने वाली है। सहाना कैसे भी करके अंश को हासिल करना चाहती थी और शुरू से ही वह तिया को बुली करती आई थी। वह कैसे भी करके तिया की इमेज ख़राब करना चाहती थी। इसीलिए उसने
उसकी इमेज ख़राब करने के लिए घटिया पोस्ट किया था, जो सक्सेसफुल भी हो गया था। और तिया को ये वहाँ रोककर bully कर रहे थे, पर तिया पहले वाली तिया नहीं थी जो चुपचाप सब टॉलरेट करती। उसने उल्टे उन्हें ही मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके बीच झगड़ा हो गया, जहाँ तिया उन्हें हाथ पैर चलाकर जवाब दे रही थी और सहाना ने गुस्से में आकर धक्का दे दिया। वह लोग बहुत डर गए थे, लेकिन बाद में उन्हें अपनी रिच फैमिली का ख्याल आया कि उनके माँ बाप उन्हें कैसे भी करके बचा लेंगे, तो उन्हें इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने तो ये भी सोच लिया था कि अश्वथ आर्यन तिया जैसी लड़की के लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा। जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर सहाना ने जो पोस्ट किया था वो देखेंगे तो वह खुद ही तिया को पनिश्ड करेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ स्क्रिप्ट ही बदल गई और तिया अंश के बच्चे की नहीं बल्कि अश्वथ आर्यन के बच्चे की माँ बनने वाली थी और अश्वथ आर्यन की बीवी हैं। और उन्होंने अश्वथ आर्यन के बच्चे को मार डाला। उन्होंने मिसेस जैना के साथ और डॉक्टर गुप्ता के साथ जो हुआ था उसकी न्यूज़ देखी थी। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वहीं चारों लड़कियां सहाना को कोस रही थी कि क्यों वह लोग उसकी बातों में आ गई। कम से कम वो बच तो जाती, पर अब उन्हें खुद उसके माँ बाप भी नहीं बचा सकते, बिकॉज उसके माँ बाप इतने पावरफुल और रिच नहीं थे और ना ही उनके पास अश्वथ आर्यन के जैसे कनेक्शन। वो पांचों रोने लगी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ सर, हमें माफ़ कर दीजिए। सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ हैं। पर अश्वथ के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह उन पर 1% भी दया दिखाएगा। अश्वथ अब बिल्कुल अपने पहले जैसे अवतार में आ गया था। प्रिया बोली, सर, फॉरगिव अस, वी वेर जस्ट ट्रिबलिंग हर, वी did not know at all the Sahana would push her. We did not intend to make her fall off from the stairs, and neither Vinyl posted that on university portal. That was done by Sahana alone. ये सुनकर सहाना उससे गुस्से से घूरने लगी और चिल्लाकर बोली, यू बिच, हाउ डे यू, मुझे अकेले फंसा रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। ये सुनकर सेल्वन बोला, ओह रियली, पर सीसीटीवी फुटेज में तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने उन्हें एक्सीडेंटली नहीं बल्कि जानबूझकर धक्का दिया है। हमने तुम सबकी अब तक की यूनिवर्सिटी में क्या क्या किया है सब पता लगा लिया है, ज़्यादा और स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू, तुम अपनी ज़बान बंद ही रखो वरना काट कर हाथ में पकड़ा दूंगा। ये सुनकर सहाना की बोलती बंद हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। श्रेया बोली, सर, वी हैव नॉट पोस्ट तिया, वी आर जस्ट ब्लिंग हर। सहाना वांटेड to spoil her image and get her out of the university because Sahana wanted to get अंश। ऋतुजा भी जल्दी से बोली, और अंश हमेशा से तिया के आसपास रहता था। जब से तिया मेकओवर करके आई थी उसने सहाना की लाइमलाइट छीन ली थी और सब तिया को अटेंशन देने लगे थे। और अंश यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का था, इसीलिए सहाना उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और लोगों को दिखाना चाहती थी कि सहाना राय के लिए कोई भी चीज़ हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तिया को धक्का नहीं दिया है, तिया के साथ हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं थी, पर सहाना उससे जलती थी। वह कैसे भी करके अंश की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। सब लोग उसकी बातें सुन रहे थे। मिस्टर एंड मिसेस राय सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें अब अच्छे से पता था उनकी कंपनी को कोई नहीं बचा सकता और ना ही उनकी बेटी को। अश्वथ गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम लोग करना क्या चाहते थे, पर मुझे इतना पता है तुम लोगों की वजह से सिर्फ मेरी वाइफ ने अपना बच्चा नहीं खोया है, तुम लोगों ने बहुत सारी न्यूज़
एडमिशन स्टूडेंट को भी बुली किया है और उनकी लाइफ स्मॉल की है। मैंने अच्छे से तुम लोगों के बारे में पता लगवाया है। तुम लोगों की वजह से कई लड़कियां बेवजह यूनिवर्सिटी से निकाली गई हैं और उनका करियर ख़त्म हुआ है। तुम लोग सिर्फ अपने अमीरी के घमंड में दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं समझते हो। तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप बचा लेंगे? मैं देखता हूँ तुम लोगों को कौन बचाता है, और तुम्हारी माँ बाप को भी तुम लोगों के माफ़ी मांगने से मेरा बच्चा वापस नहीं होने वाला। मेरी वाइफ हॉस्पिटल बेड पर बेजान लेटी हुई है। विक्टर, इन पांचों पर मेरी वाइफ को जान से मारने और स्टूडेंट को बुली करने का केस फाइल करवाओ और इन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सेल कर दो। और इन सब की एक्सेल फॉर्म पर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इन्हें क्यों निकाला गया है, और इनके माँ बाप के कंपनियों को ख़त्म कर दो। यह सुनकर सबके होश उड़ गए और अस्वद के सामने ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, पर अस्वद इतने गुस्से में था कि उसने किसी की नहीं सुनी। उसे सिर्फ तिया दिखाई दे रही थी जो हॉस्पिटल बेड पर मशीनों से घिरी हुई थी। मिस्टर राय उठ गए और जाकर सहाना का आर्म पकड़कर उठाया और उसके दोनों गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। सहाना फर्श पर गिर गई और रोने लगी। मिस्टर राय बोले, बेवकूफ़ लड़की, तुमने जानबूझकर सारी बात सच सच नहीं बताई है ना? कितनी बार समझाया था कि ऐसा कुछ मत करना जिसकी सज़ा हम सभी को भुगतनी पड़ जाए। सहाना ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, डैड प्लीज़ सेव में मिस्टर आर्यन से कहिए वो ऐसा ना करें। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ डैड। मिसेस राय अस्वद के सामने हाथ जोड़कर बोली, मिस्टर आर्यन प्लीज़ ऐसा मत करिए, सहाना को जेल मत भेजिए। पर अस्वद ने किसी की नहीं सुनी। वो चिल्लाकर बोला, मैं अस्वद आर्यन हूँ और मैं ऐसे ही सज़ा देता हूँ। शुक्र मनाओ जान से नहीं मरवा रहा हूँ, वरना वो भी कर सकता हूँ और मुझे अफसोस भी नहीं होगा। चारों लड़कियों को भले माफ़ कर सकता हूँ, पर आपकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं। उसने पहले भी मेरी वाइफ को हर्ट किया है, सबके सामने मजाक बनाया है, बुली किया है और अब मेरी वाइफ की ज़िंदगी की मौत और बीच के बीच झूल रही है। मिस्टर राय, यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी होने का आपने भी गलत फ़ायदा उठाया है। तो मेरी यूनिवर्सिटी है, आपकी नहीं, जहां आपकी बेटी का राज चलता है। मिस्टर राय ने अपना सिर झुका लिया। विक्टर हैंडल दिस सिचुएशन। अस्वद ये कहकर सैलून के साथ चला गया। उसके पीछे आधे बॉडीगार्ड चले गए और आधे रह गए। हॉस्पिटल में अंश के फ़ोन की लोकेशन से ओजल, ओरमन, आदित्य, प्रत्युष, ओरियन उस फ्लोर पर पहुंच गए थे और उनके पास पहुंच गए। सबने उन सभी को देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन एडमिट है। ओरमन बोला, किसे क्या हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर सबने उन्हें देखा और हैरान रह गए। आदित्य बोला, भाई कहाँ हैं? ही इज़ फाइन नाउ। उसने ओजल को देखा जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और आंसुओं के गालों पर निशान बन गए थे। वह बोला, ओजल, अरे ऐसा क्या हो गया है? कोई बताएगा कौन एडमिट हो गया है? ओरेन बोला, वेयर इज़ यंग मैडम? ओरमन ने भी देखा और बोला, छोटी गिलेरी कहाँ है? ठीक है ना, आंसर में। आदित्य बोला, भाभी कहाँ है? नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद देख लेता हूँ। और वार्ड का डोर खोलकर अंदर गया और अंदर का नज़ारा देखकर वहीं जम गया। तिया को ऐसे देखकर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह गिर ही जाता अगर पीछे से ओरमन ने संभाला नहीं होता। आदित्य उंगली दिखाकर बोला, भाभी नो, वह नहीं हो है ना? सबने तिया को देखा, सबको सदमा ही लग गया था। ओरमन बोला, आदित्य डोंट क्राई, सब ठीक है, छोटे गिलेरी खतरे से बाहर है। आदित्य को पैनिक होते देख ओरियन उसे संभालने की कोशिश करने लगा। आदित्य ने इधर उधर नज़रें घुमाई और बाहर आया और अंश के सामने खड़ा हो गया और बोला, कैसे हुआ? और बेबी ठीक है ना? पता है ना सब कितने खुश थे? वो ठीक है ना? अंश ने सिर झुका लिया। सबको समझ आ गया कि बेबी नहीं रहा। आदित्य 2 कदम पीछे हट गया और वह सुनना ही नहीं चाहता था। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही था और तिया के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी। दोनों की हरकतें, लक्षण और खाने की आदत सेम थी। दोनों की उठपटांग
करते रहते थे। आदित्य को ऐसे देखकर सब डर गए थे। अश्वथ अकेला ही कार ड्राइव करते हुए निकल गया था और अपने पीछे किसी को भी आने से मना कर दिया था। फिर भी सेल्वन उसके कार का पीछा करने लगा और बॉडीगार्ड्स को हॉस्पिटल भेज दिया। सेल्वन अच्छे से जानता था अश्वथ कितने दर्द में है। अभी अभी तो उसे पता चला था कि वो पिता बन सकता है और तिया उसके ही बच्चे की माँ बनने वाली है, वरना उसे अंधेरे में रखा गया था। उसे अश्वथ की बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं अश्वथ के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि उसे पता चला था कि ब्लैक सोल दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। कब घात लगाकर अटैक कर दे पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अश्वथ ने सुनसान सड़क में उस झटके से अपने कार को रोका। कार के टायर रगड़ खाते हुए रुके। उस रास्ते पर इस वक्त ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, एक दो ही आ जा रही थी। अश्वथ कार से बाहर निकला, जबकि सेल्वन ने उसे कुछ दूरी पर अपनी कार को रोका। अश्वथ ने आसमान को देखा। अंधेरा होने की वजह से आया था और वह ज़ोर से चिल्लाया और धम से घुटनों के बल सड़क में बैठ गया और रोने लगा। सेल्वन दूर से ही देख रहा था। उसने पहली बार अश्वथ को इस कदर टूटा हुआ देख रहा था, वरना अश्वथ कभी भी अपने इमोशन को बाहर नहीं आने देता था और ना ही कभी भी उसने उसे रोता हुआ देखा था। जब मिस्टर आर्यन ने उसकी मां को चीट किया और दूसरी शादी कर ली थी, तब भी अश्वथ नहीं रोया था, बल्कि अपनी मां को संभाला था। और जब आशीष आर्यन और नंदिता आर्यन की डेथ हुई थी और उसकी मॉम की भी डेथ हुई थी, तब भी वह नहीं रोया था और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह सबको संभाला था और हर सिचुएशन को उसने अच्छे से संभाला था। इसलिए आज वह इतना कामयाब था और सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहा था। पर आज शायद अपने बच्चे को खोने का दर्द और इतने सालों तक अपने सीने में दबाकर रखा हुआ दर्द एक साथ बाहर आ रहा था। सबको लगा था कि अश्वथ आर्यन के सीने में दिल नहीं है, पर बहुत क्रूअल हैं। पर जो अच्छे से जानते थे वही जानते थे कि अश्वथ कैसा है, उसने कितना सफ़र किया है। सेल्वन को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। भले ही ओरियन चिप बॉडीगार्ड था, लेकिन अश्वथ के आधे से ज़्यादा काम सेल्वन हैंडल करता था और उसके साथ कहीं भी जाना हो तो वही जाता। उसे अब इस बात की चिंता हो रही थी कि जब पूरी फैमिली को इस बारे में पता चलेगा उनका कैसा रिएक्शन होगा। यह सोचकर ही उसे टेंशन होने लगी। अश्वथ काफ़ी देर तक रोता रहा, फिर उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसे ध्यान आया, उसने फ़ोन कॉल को इग्नोर किया, पर कॉल करने वाले ने कोशिश नहीं छोड़ा था। अश्वथ ने फ़ोन स्क्रीन को देखा। दादाजी उसे कॉल कर रहे थे। उसने जल्दी से खुद को संभाला और खुद को नॉर्मल किया और कॉल रिसीव किया। वह कुछ कहता उससे पहले ही दादाजी की आवाज़ आई, मुझे पता है तुम रो रहे हो, हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुनकर अश्वथ हैरान रह गया। वो बोला, दादाजी? दादाजी बोले, खुद को संभालो अश्वथ, यहाँ आदित्य भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हमेशा की तरह तुम्हें सब हैंडल करना है। मैं समझता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मैं भी अपना परपोता या परपोती को खोया है। तुम्हें तिया को संभालना है। जी दादाजी। ये कहते हुए उसकी आवाज़ रुंध गई और उसने फ़ोन रखा और उसे सबका ख्याल आया और जल्दी से खड़ा हो गया और ख़ुद से बोला, नहीं, मैं अगर ऐसे टूट जाऊंगा तो सबको कौन संभालेगा? नहीं, मैं ऐसे कमज़ोर नहीं हो सकता। मर्दों को सबको संभालना है, छोटी गिलेरी को संभालना है। आदित्य पता नहीं वो कैसा होगा। वो जल्दी पैनिक हो जाता है। जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और जल्दी से कार का डोर ओपन किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ रुक किया और उसके पीछे पीछे सेल्वन भी चला गया हॉस्पिटल में। आदित्य बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। उसे बड़ी मुश्किल से ओजस, प्रत्युष और ओरियन वापस आर्यन पैलेस लेकर गए थे और आदित्य की ऐसी हालत देखकर सब घबरा गए थे और फिर उन्हें सारी बात बताना ही पड़ा। जब सबने यह बात सुने सबके होश उड़ गए थे। दादाजी ने यह सुना वो अपनी जगह पर जम गए थे। उन्हें कल ही तो पता चला था कि वो परदादा बनने वाले हैं और उसके दूसरे ही दिन ये सब सुनने को मिल रहा था कि तिया का मिसकैरेज हो गया। उसे सीढ़ियों से धक्का दिया गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हो गया।
आदित्य के साथ साथ ओझल को भी अपने साथ लेकर आ गए थे। ओझल को समझा बुझाकर घर लाए थे। हॉस्पिटल में इस वक्त ओरमन और अंश थे, जबकि अहान को भी घर भेज दिया गया था। आदित्य अपने कमरे में बंद हो गया था। वहीं दादाजी ने अनंत और सभी को आदित्य को संभालने के लिए कहकर प्रत्युष के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। उन्हें अश्वत्थ की बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें अच्छे से पता था उसका पोता कभी भी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करता है, भले ही अंदर घुटता ही क्यों ना रहे। उन्हें अच्छे से पता था अश्वत्थ की हालत कैसी होगी। उन्होंने अश्वत्थ के चेहरे पर दुनिया जहाँ की खुशियाँ देखी थी। वह अपने पोते के लिए बहुत एक्साइटेड था। वह अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते थे अश्वत्थ इस वक्त अच्छी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने अश्वत्थ को कॉल किया था। और उनका सोचना बिल्कुल सही था। अश्वत्थ ने पूरी कोशिश की थी कि दादाजी को पता ना चले कि वह रो रहा था, पर दादाजी उसकी आवाज़ सुनकर ही जान गए थे। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि उनका कभी भी कमज़ोर ना पड़ने वाला पोता आज टूट गया था, और उसने अपना गम किसी के साथ बांटना भी ज़रूरी नहीं समझा। वह सोच रहे थे कि उन्होंने कितना दर्द सहा था, खासकर अश्वत्थ ने, उसके बेटे तारुष ने अपने नए परिवार के लिए अश्वत्थ और आदित्य को तक को ठुकरा दिया। उनके बारे में भी नहीं सोचा। वो घर से बेघर हुए, दर दर की ठोकरें खाई। अश्वत्थ ने अपना बचपन जिया ही नहीं। ओमजा तारुष की वजह से लगभग पागल हो गई थी। उसे संभालना पड़ता था, सब कुछ संभालना पड़ता था। बड़े बड़े होने के नाते अचानक से आशीष और नंदिता की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जो प्लांट मर्डर था। इससे सबने संभाले भी नहीं थे कि ओमजा की डेथ हो गई और उन पर पहाड़ी टूट पड़ा था, और अचानक उज्जवल का गायब हो जाना। अश्वत्थ फिर भी नहीं रोया था, बल्कि उसने सबको संभाला था। वो सोचने लगे कि और कितनी तकलीफ़ें सहना होगा अश्वत्थ को। अब तिया ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही सबको अलविदा कह चुका था। वह सोचते सोचते उनकी आंखें पनीली हो गई। आर्यन पैलेस में आदित्य के कमरे की डोर नॉक करके और आदित्य को दरवाज़ा खोलने के लिए कहकर सब थक गए थे, पर आदित्य ने बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोला। आनंद बोली, मैं ट्राई करूं, शायद खोल दे। मिराज बोला, हाँ कर लो, हम सबको बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कुछ कर ना ले। तिया के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और सबसे ज़्यादा अपने भाई के बच्चे को लेकर वो बहुत खुश था, और अचानक से ये सब होना उसके लिए एक्सेप्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। जब मिस्टर आर्यन ने ओमजा आंटी को चीट किया था और अपनी नई फैमिली के साथ आए थे, तब आदित्य बहुत छोटा था, पर मिस्टर आर्यन ने जब उसे गोद में नहीं उठाया था और उसे छोड़कर रेयान को उठाया था, आदित्य बहुत रोया था, और अश्वत्थ ने उसे चुप करवाया था। अश्वत्थ ने आदित्य को बहुत प्यार करता है, और वह अपने भाई के बच्चे के मुंह से चाचा सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अनंत बोली, आई कैन अंडरस्टैंड। वह अपने भाई से बहुत प्यार करता है, और दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, आदित्य प्लीज़ ओपन द डोर। सब परेशान हैं, उसने प्यार से कहा, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अनंत सबको देखकर बोली, मैं हैंडल करती हूँ, आप लोग नीचे वेट करिए, ट्रस्ट मी। सबने एक दूसरे को देखा। मिराज बोला, ओरियन जाकर ओझल को संभालो, अनंत आदित्य को संभाल लेगी। ओरियन बोला, आर यू श्योर? अनंत बोली, ट्रस्ट मी। ओजस बोला, मेरे बॉस सॉफ्ट हार्टेड है, वह जितने मस्त मौला हैं उतने ही जल्दी पैनिक हो जाते हैं, प्लीज़ केयरफुली हैंडल करिए। अनंत बोली, मैंने देखा है, मुझे पता है वो सॉफ्ट हार्टेड हैं और अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उन्हें संभाल लूँगी। फिर ओरियन ओझल के लिए तरफ बढ़ गया और बाकी सब नीचे चले गए, जहाँ निया लिविंग रूम में इधर उधर परेशान होकर चक्कर काट रही थी। उनके आते ही वो बोली, आदित्य ठीक है ना? उसने डोर ओपन किया। व्योम बोला, अनंत ने कहा है वो हैंडल कर लेंगी। निया चिंता करते हुए बोली, और तिया, उसे होश आया, वो कैसी हैं? अश्वत्थ भाई कैसे हैं? उनके पास भी होना ज़रूरी है, उन्हें ज़रूरत है। ओजस बोला, यंग मैडम को अभी तक होश नहीं आया है, उन्हें बहुत चोट आई है। मुझे तो उस सहाना राय को जान से मारने का दिल कर रहा है, उसके 1000 टुकड़े करके समंदर में फेंकने का मन कर रहा है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मिराज उसे शांत करवाते हुए बोला, अश्वत्थ ने पहले उसे उसके किए की सज़ा दे दी है, और उसके साथ कितना बुरा करोगे?
उन पर स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाएगा और उन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सेल कर दिया गया है और उनके एक्सेल फॉर्म में इनकी वजह लिखा होगा जिसकी वजह से उन्हें कभी भी एडमिशन नहीं मिलेगा। उनका करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और उन्हें 3-4 साल तो जेल में बितानी होंगी। आखिर उन्होंने कई लड़कियों के साथ गलत किया है, बहुत से स्टूडेंट को परेशान किया है, कुछ स्टूडेंट को तो इस हद तक परेशान किया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी और कुछ को उन्होंने अपने पावर का यूज़ करके यूनिवर्सिटी से निकलवाया है। और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर यंग मैडम की इमेज ख़राब करने के लिए जो घटिया पोस्ट किया था उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। अगर जिन लड़कियों को उन्होंने परेशान किया है उन्होंने भी केस कर दिया, मतलब समझो उनकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी और वैसे भी उनके माँ बाप के बिजनेस को अस्वत ख़त्म कर ही देगा और कल की न्यूज़ में भी आएगा कि उन्होंने क्या किया है। भले ही यंग मैडम का नाम सामने नहीं आएगा बट समझो उनका चैप्टर क्लोज। और उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। ओरियन ओजल के कमरे में पहुंचा जहां ओजल बेड पर लेटकर रो रही थी। ओरियन उसे संभालते हुए बोला, मैम रोना बंद करिए। ओजल उसे लिपटते हुए बोली, सॉरी गलती मेरी है, मुझे उसे अकेले जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, उसे ग्राउंड फ्लोर पर ही मेरा वेट करने के लिए कहना था। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से कोका का मिसकैरेज हुआ है। ओरियन उसके सिर को सहलाते हुए बोला, मैम आप खुद को ब्लेम करना मत बंद करिए, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती उन लड़कियों की है। उन लड़कियों ने पहले ही यंग मैडम को बुली करने का प्लान बना लिया था। अगर आप दोनों साथ में भी होती तो वो लोग आप दोनों के साथ होने का वेट करते और अलग होने का वेट करते और यंग मैडम को बुली करते। डोंट क्राई, ओजल रोते हुए बोली, मेरी वजह से कोका ने अपना बेबी खोया, भाई कितने खुश थे, सब कितने खुश थे, मेरी एक गलती की वजह से सबकी खुशी मातम में बदल गई और कोका, उसे तो अभी तक होश ही नहीं आया है, पता नहीं जब होश आएगा कैसे रिएक्ट करेगी। पता है जब उसे पता चला था कि सी इज़ प्रेग्नेंट, सी वॉज सो हैप्पी, बार बार मुझसे कह रही थी कि वह जब सबको बताएगी सब कितने खुश होंगे, उसका बेबी उस पर जाएगा या फिर भाई पर जाएगा, वो कितनी खुश थी। ये बताते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई जो कुछ देर में उदासी में बदल गई और ओरियन को कसकर पकड़ लिया। ओरियन उसके सिर को सहलाने लगा और समझाते हुए बोला, मैम डोंट क्राई, आपको किसी ने नहीं कहा ना कुछ कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप खुद को ब्लेम मत करिए, सारी गलती और लड़कियों की है, आपकी नहीं। आपने जानबूझकर उन्हें जाने के लिए नहीं कहा था, आपको नहीं पता था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट किसी ने भी ये नहीं सोचा था, इसीलिए आप खुद को ब्लेम करना बंद करिए। अगर आप ऐसे रोती रहेंगी और अगर आपको यंग मैडम ऐसे देख लेंगी, उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप खुद को ब्लेम कर रही हैं। वह ओजल को समझाने लगा। ओजल काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी। ओरियन बोला, आप शावर ले लीजिए, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। फिर ओजल मन ना होते हुए भी शावर लेने चली गई। वहीं अनंत ने कई बार आदित्य को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन आदित्य ने दरवाज़ा नहीं खोला। अनंत ने पैंट के पॉकेट से मास्टर की निकाली और दरवाजे का लॉक खोला और अंदर चली गई। वो हैरान थी, पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। अनंत ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और फिर स्विच बोर्ड को खोजा, लाइट ऑन किया। उसे टेंशन हो रही थी कि आदित्य ने कल कुछ कर तो नहीं लिया। उसने आदित्य की हालत देखी थी, उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, आदित्य उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। वो परेशान हो गई। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह जल्दी से गई, उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा ओपन है। वह वहीं खड़ी होकर बोली, क्यूटी आर यू ओके, तुम ठीक हो ना, क्या तुम अंदर हो? पर उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। वो दोबारा बोली, आदित्य आंसर में, तुम ठीक हो? दोबारा कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंदर इंटर हो गई और अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि आदित्य शावर के नीचे बैठा हुआ था और पानी से भीग रहा था और फ्लोर को घूर रहा था। अनंत जल्दी से गई और शावर को बंद कर दिया, पर आदित्य फ्लोर को घूरे जा रहा था। अनंत उसके सामने घुटने के बल बैठ गई और उसे अपने गले से लगा लिया और उसे दूर होकर उसके माथे पर आए बालों को ठीक करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, व्हाट दिस द मेंशन, व्हाट आर यू डूइंग, सिंग यू लाइक दिस, योर ब्रदर विल फेयर वेरी बैड, यू हैव स्क्रेड, एवरीवन कम टू योर सेंस। वह उसे उसके होश में लाने की कोशिश करते हुए बोली,
उसे आदित्य हालत ऐसे देखी नहीं जा रही थी। उसने हमेशा से उसे बेफिक्र और मस्ती में ही देखा था। आदित्य उसकी आवाज़ सुनकर उसे देखने लगा। अनंत उसे समझाते हुए बोली, आई नाउ हाउ मच यू लव योर ब्रदर एंड तिया इज़ नॉट ओनली योर सिस्टर इन लॉ बट आल्सो ए फ्रेंड। पर तुम्हारे ऐसा करने से सब ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए। उनकी हालत क्या हुई होगी ये जानकर वह तो किसी के सामने रो भी नहीं सकते। तुम्हें अपने भाई को संभालना चाहिए ना। पर तुम ऐसे पैनिक होकर सबको डरा रहे हो। अश्वत्थ भाई खुद कितने दर्द में होंगे, तुम्हें देखकर वो टूट जाएंगे, इसीलिए खुद को संभालो। आदित्य सुनकर अचानक से बोला, भाई वो कहाँ हैं? वो बहुत पैनिक होंगे ना वो। और रोने लगा। अनंत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके पीठ को सहलाने लगी। धन्यवाद दोस्तों।